हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस से अपनी एमए कर रहे हैं और उन सभी के पास में इग्नू में सेकेंड ईयर में MPSE 003 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे जून 2024 के आपके क्वेश्चन पेपर की, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे प्लेटो, अरस्तु या फिर जितने भी पश्चिम के महत्वपूर्ण विचारक हैं और उनके साथ साथ आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको भी डिस्कस किया जाएगा। पेपर की बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो 2 घंटे का पेपर होगा। आपके एडमिट कार्ड पे 3 घंटे लिखा आएगा, लेकिन पेपर 2 घंटे का ही होगा। मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। 2 घंटे के पेपर की वजह से आपको इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, इतना ज्यादा आपको लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना होता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि करके क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और यहाँ पर उसके क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके आंसर्स की भी बात करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपराओं का जो है आपको प्रासंगिकता बताना है। देखो, पहला क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं इसमें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं और उसके साथ में उसके क्या आंसर होना चाहिए इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात करें तो इसमें हम भारत का कोई भी राजनीतिक चिंतन नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम प्लेटो, अरस्तु, जो ये प्राचीन यूनानी विद्वान थे उनके बारे में, और साथ ही साथ जो आधुनिक समय में जो यूरोप के प्रमुख विद्वान हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, यूरोप के हो या फिर अमेरिका के हो। तो जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपराओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यानी हम कहेंगे कि जैसे जो पुराने हमारे विचारक थे जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। यह परंपरा प्राचीन यूनान, रोम और मध्यकालीन विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास जैसे विचारों पर आधारित है। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता कई कारणों से बनी हुई है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इसकी प्रासंगिकता जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र और नागरिकता का सिद्धांत दिया गया है। नागरिकता के साथ साथ इसमें नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बात हुई है। इसमें अगर हम देखें तो भाई जो अरस्तु है उसके द्वारा अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स में संवैधानिक शासन, नागरिकता और समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगर आज के शासनों को देखें हम तो आज भी वर्तमान समय में दुनिया में हमें 3 तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक आपकी जो है तानाशाह, जो कि कुछ एक देशों में है। दूसरा आपका राजतंत्र, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल माना जाता है जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र भी एक बहुत ही व्यापक शासन प्रणाली है और लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के गुणों, अवगुणों या लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, लोकतंत्र आखिर बेहतर क्यों है, ये सब जानना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्राचीन जो सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है। और अगर हम देखें उनका जो प्राचीन सिद्धांत शास्त्री थे उनका मानना था कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों के लिए शुभ जीवन सुनिश्चित करना है। शुभ जीवन का मतलब है एक अच्छा जीवन। शासन ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति के लिए उसके शासन से संबंधित कोई दोष उत्पन्न ना हो, यानी व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो उसकी पर्सनल लाइफ में। इसके साथ साथ जो आपका जितने भी एथेंस में लोकतंत्र में आपका पेरिक्लिस विचारक हुए, यानी पश्चिम के जितने भी विचारक हुए, उन्होंने सार्वजनिक भागीदारी और नैतिक शासन की अवधारणा को जन्म दिया। देखो, लोकतंत्र जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के साथ में लोकतांत्रिक शासन के अंदर हम भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते। हम देखते हैं कि सभी में समानता हो, सभी अपने अधिकार के प्रति सचेत हो और किसी का भी दमन ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हमें जो हमारे एथेनियन विचारक थे उनके विचारों में जरूर देखने को मिलता है। और ये आज के जमाने में जो सशक्त लोकतांत्रिक कई देश हैं जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, भारत है, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों में हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है न्याय और नैतिकता की अवधारणा। प्लेटो ने अपने जो रिपब्लिक है उसमें दार्शनिक शासक यानी दार्शनिक राजा की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और
दार्शनिक राजा कैसा होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके अनुसार शासक को नैतिकता और ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी शासक के अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए और ज्ञान भी पूरा होना चाहिए। और ये इसलिए है ताकि अगर शासक जो है, अगर कोई भी शासक बन जाएगा, कोई भी का मतलब है जो ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो गलत फैसले लेगा। और एक व्यक्ति के यानी राजा के गलत फैसले लेने की वजह से क्या है, पूरी की पूरी जो प्रजा है या पूरे के पूरे जो साम्राज्य के जो लोग हैं उन सभी को कठिनाइयां हो सकती है। इसीलिए ज्ञान और नैतिकता का होना शासक के अंदर बहुत आवश्यक है। ये आज भी नेतृत्वता के गुण पर बल देता है। देखो आज में भी अगर हम देखें, एक अच्छा नेता वही माना जाता है जिसमें नेतृत्व करने का, रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका होता है या जिसपे साहस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल लॉज की अवधारणा करें तो जिसमें सिसरो और एक्विनास ने विकसित किया। देखो ये भी जो है हमारे परंपरागत जो सिद्धांत शास्त्री हैं या फिर हम कहें पश्चिमी वैचारिक थिंकर्स थे, ये सारे के सारे, जिसमें सिसरो और एक्विनास भी शामिल है, इन्होंने प्राकृतिक न्याय के बारे में बात करी। आधुनिक मानव अधिकार अंतरराष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं जिसमें न्याय को प्रमुख माना जाता है, उसमें कहा जाता है कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर ऐसा कभी ना हो कि व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाए। और न्याय कैसे स्थापित होगा, ये अगर हम प्राचीन सिद्धांतों को पढ़ें जो कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतनों के द्वारा दिए गए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगला, राज्य की प्रकृति और शासन का स्वरूप। देखो अरस्तु का कथन था, मनुष्य के स्वभाव से एक राजनीतिक, मनुष्य अगर देखें तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है, यानी पॉलिटिकल एनिमल बताया गया है मनुष्य को। और साथ ही साथ आज भी राज्य की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा करनी है, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, देश में न्याय व्यवस्था बनाए रखनी है, देश में लोगों के लिए जन कल्याण के लिए कार्य करना है। और इन सभी के लिए जो राज्य का अस्तित्व आज भी है। और राज्य कैसे बने हैं, राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जनता के लिए कैसे राज्य शासन करेगी, ये सारे के सारे प्राचीन सिद्धांतों में हमें देखने को मिलता है। अगले विचारक हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत रोमन गणराज्य और आपका पॉलीबियस के विचारों से प्रेरित है। देखो मॉन्टेस्क्यू क्या है, मॉन्टेस्क्यू एक विचारक है, इन्होंने बताया है शक्ति की पृथक्करण की अवधारणा। और ये रोमन गणराज्य के अंदर काफी ज्यादा, रोमन गणराज्य को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या था, वो बिल्कुल अलग चल रहा था, तभी जिसकी वजह से वो डेवलप हो पाया। तो आज भी अगर किसी देश को किस तरीके से उसको नीति बनाकर जल्दी विकास करना चाहिए, तो उन सब सिद्धांतों को हम देखकर काफी प्रेरणा ले सकते हैं और उन नीतियों का भी अनुसरण आज भी किया जाता है। समाज संविदा का सिद्धांत। समाज संविदा का मतलब होता है सामाजिक समझौता, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी ने समाज संविदा के सिद्धांत, समाज संविदा का मतलब है सामाजिक समझौता, इसके बारे में इन्होंने कहा कि सामाजिक समझौता होना चाहिए। शास्त्रीय विचारकों में जैसे आप देखोगे कई सारे आपका स्टोइक दर्शन देखने को मिलता है हमें। बेसिकली यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से जनता जब इनसिक्योर फील करती थी तो उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति को शासक चुना जो उनकी रक्षा करने में समर्थ था। और बदले में जनता क्या करती, शासक को अपनी तरफ से टैक्स देती। इसे शासक का कर के रूप में हम समझ सकते हैं। और शासक क्या करेगा, उसको अपनी भलाई के लिए, अपने यूज के लिए और जनता की भलाई के लिए भी कई बार यूज करता है। अरस्तु का विचार था मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और आधुनिक नागरिक समाज में, देखो सामाजिक प्राणी का मतलब है अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसका हित केवल खुद से ही जुड़ा नहीं है, पूरी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। पूरी सोसाइटी, ह्यूमन जो है वो एक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए जब हम नागरिक समाज की बात करते हैं तो ये प्राचीन समय में अरस्तु के सामाजिक प्राणी की अवधारणा से ही रिलेट होता है। अगला है धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था और राज्य धर्म। देखो मध्यकालीन यूरोप में अगर हम देखें तो कई विचारक ऐसे थे जिन्होंने चर्च को बढ़ावा दिया, पश्चिमी जो विचारक थे उनमें। और उन्होंने बेसिकली राज्य के बीच में यानी शासक के बीच में और धर्म के बीच में संघर्ष होने कई बार देखा। और ऐसे में क्या है कि जब धर्म जो है वो हावी हो जाता है तो शासक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शासक क्या करता है कि वो अपने आप को शासन में बनाए रखने के लिए जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनको घुमाने की कोशिश करता है, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। और ऐसे में क्या होता है कि भाई शासन अच्छे से नहीं चल पाता। इसीलिए जो शासक है उसे धर्म से अपने आप को जोड़कर नहीं रखना चाहिए।
और इसी तरीके से धर्मनिरपेक्ष नींव शासन की रखी जा सकती है। राज्य में सभी धर्मों का सम्मान हो सकता है और साथ ही साथ राजा, अगर हम देखें तो किसी भी के साथ फिर भेदभाव नहीं होगा। आप सभी को याद रखना है, जिसका बीज रोपण अरस्तु और सिसरो के विचारों से पहले से ही मिलता है। देखो मैंने बता दिया कि धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था हमारे लिए क्यों आवश्यक है इसके बारे में। अगला निष्कर्ष की बात करें क्वेश्चन की, तो शास्त्रीय परंपरा ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों को गहराइयों से प्रभावित किया है, क्योंकि आधुनिक समय में जितने भी पश्चिमी सिद्धांत शास्त्री हैं उन्होंने अपने ज्ञानवर्धक के लिए अपने से पूर्व लिखे गए जितने भी सिद्धांत थे उन सभी को पढ़ा, जो कि प्राचीन पश्चिमी विद्वान या फिर सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा लिखे गए थे। चाहे वो लोकतंत्र से जुड़ा हो, चाहे वो न्याय से जुड़ा हो, चाहे वो शासन से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हो, संप्रभुता की बात क्यों ना करता हो। यही कारण है कि आज भी अगर नए नए सिद्धांत शास्त्री जो उभर रहे हैं उनके लिए क्या है, ये प्रासंगिकता का विषय बना हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारे सामने, और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में राजनीति और नैतिकता के बीच में संबंधों का परीक्षण कीजिए। देखो अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में राजनीति आएगा और नैतिकता के संबंध में विश्लेषण कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, राजनीति लिख लेना है। अब यहां पर अगर हम नीचे देखें तो इसका आंसर है अरस्तु ने राजनीतिक दर्शन की नीति यानी राजनीति और नैतिकता का अटूट संबंध माना है। उसका मानना है कि राजनीति और नैतिकता का विस्तार है, यानी जब राजनीति बढ़ती है तो नैतिकता का भी विस्तार होता है, जब राजनीति घटती है तो नैतिकता का भी पतन हो जाता है। इस संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आप समझ सकते हो, जो कि हम बता रहे हैं। सबसे पहले नैतिकता का आधार क्या है, आपका निकोमैकियन एथिक्स में क्या है, सद्गुण के बारे में, वर्च्यू के बारे में बात कही गई है। अरस्तु ने अपनी जो बुक थी उसमें क्या किया है, सद्गुण पर बल दिया है। उन्होंने उसका मानना है कि नैतिक गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो एक अच्छा नागरिक बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ एथिक्स होनी चाहिए। और कोई शासक की बात करें तो कोई शासक भी एक अच्छा शासक तब तक नहीं बन सकता जब तक वो नैतिकता का क्या ना करे, पालन ना करे। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो इसके साथ साथ कहता है स्वर्णिम मध्य मार्ग यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत भी जो है दिया गया है अरस्तु के द्वारा। और इसमें अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार हर नैतिक गुण में दो अति यानी अधिकता, एक तो अधिकता होती है और एक अभाव होता है, उसके बीच में संतुलन होता है। देखो कभी भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो किसी में कुछ ना कुछ तो ज्यादा बेटर होता है, यानी उसकी अच्छाइयां होती हैं और कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी होती हैं, जो कि अभाव के रूप में बताया गया है। और अधिकता और अभाव के बीच में संतुलन जब किया जाता है तो वो नैतिकता निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा अगला पॉइंट कहता है राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन है, यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। अरस्तु के लिए राज्य का उद्देश्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि नागरिकों को शुभ जीवन प्रदान करना है। नागरिकों का कल्याण हो, नागरिक खुश हो, शासक भी खुश हो, शासक को वो सपोर्ट करे और शासक भी जनता के लिए क्या करे, अधिक से अधिक कार्य करे। देखिए कहता है कि ये तभी संभव हो सकता है जब राज्य में नैतिक शिक्षा और संस्थाओं को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। देखो राज्य के अंदर जब प्रोत्साहन किया जाएगा नैतिक शिक्षा को लेकर, या फिर ऐसी कई संस्थाएं बनाई जाएगी जो लोगों के नैतिक गुणों का विकास करेगी, और साथ ही साथ तभी क्या होगा कि लोगों का बेहतर जीवन होगा। अब इसमें नागरिकों के लिए क्योंकि बात हो रही है तो नागरिकों की भूमिका बहुत जरूरी है। अरस्तु ने सक्रिय नागरिकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई नागरिक का कर्तव्य है कि वह राजनीति की प्रक्रियाओं में भाग ले और राजनीतिक निर्णय ले। देखो आज के जमाने में हमारे देश में क्या होता है, बहुत से लोगों को कोई मतलब नहीं कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। लोग सोचते हैं हमें क्या मतलब, हमें तो केवल वोट देना है। लोग अपनी जाति धर्म को देखकर यहाँ पर आज भी हमारे देश में वोट डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहिए। जब शासक की अगर कोई गलत नीति होती है तो उसका हमें आलोचना भी करना चाहिए, और शासक अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको भी क्या करो, प्रोत्साहित भी करो, उसको बताओ कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से इससे क्या होता है, शासक को भी मनोबल मिलता है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है तो जनता उसे पसंद कर रही है, तो जनता शासक अपनी जनता के बीच में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए और बेहतर काम करता है। और जनता की जो कमियां होती है, जैसे जनता को अगर सरकार
खुश रखने में असफल होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार के पास में ये चीजें भी आती है कि हाँ, हमें कुछ और भी एफर्ट्स करने चाहिए सो दैट हमारी जो प्रजा है वो हमारे लिए अच्छा काम कर सके या प्रजा भी खुश हो सके। उन्होंने राजनीतिज्ञ पशु की अवधारणा प्रस्तुत की जो दर्शाता है कि मनुष्य की नैतिकता विकास समाज और राज्य के बिना असंभव है। देखो इन्होंने एक बात और कही है, राजनीतिक पशु। अब राजनीतिक पशु का मतलब क्या है कि जब भी मनुष्य में नैतिकता खत्म हो जाएगी, शासक के अंदर नैतिकता खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि हम पशुओं की श्रेणी में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसे में जो हमारा सामाजिक विकास जो होना चाहिए और वो कभी भी सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला कहता है कि शासन के विभिन्न स्वरूपों का नैतिक मूल्यांकन। अरस्तु ने शासक के 6 स्वरूप बताया है। पहला राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा संवैधानिक शासन, चौथा तानाशाह, पांचवा आपका ओलिगार्की और अगला लास्ट है आपका लोकतंत्र। इन सब को इसने अच्छा शासन बताया और इन सभी का वर्णन करते हुए बताया है कि कौन सा स्वरूप नैतिकता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने संवैधानिक जो शासन है वो सबसे अच्छा माना है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक शासन जो है सबसे अच्छा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, क्योंकि उनका ये भी कहना है, आगे कहता है, क्योंकि ये नैतिकता और जनहित के हितों का संतुलन है। ध्यान से सुनना है कि जो संवैधानिक शासन है उन्होंने सबसे अच्छा इसलिए माना है क्योंकि इसमें नैतिकता होती है और दूसरा जनता के हित के बारे में भी बात होती है। जैसा संविधान में लिखा है उसके हिसाब से शासन होगा, तो ये जनता के लिए बेस्ट माना जाता है। अब आलोचना की बात करें तो अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो सामुदायिक केंद्रित है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है। यानी नैतिकता सभी के लिए बात हुई है, सामुदायिक दृष्टिकोण से ये ठीक है, परंतु अगर हम देखें व्यक्तिगत दृष्टि से तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बातों की उपेक्षा करता है। दूसरा, उसका विचार दास प्रथा को नैतिक हित रूप से अच्छा माना गया है। यानी दास प्रथा कहीं से अच्छी नहीं हो सकती, कहीं से क्यों? क्योंकि वो भी तो व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाता है और आधुनिक समय में बिल्कुल ही दास प्रथा को प्रोहिबिट किया है, मना किया गया है। आप सभी को पता होगा दास का मतलब क्या होता है। यानी मनुष्य जो है, जैसे आज के जमाने में नौकर वगैरह रखे जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन नौकर क्या है, वो अपने अधिकारों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में दास प्रथा जो थी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, अरस्तु ने उसको सपोर्ट किया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है और ये नैतिकता पर कहीं ना कहीं दाग लगाता है। अगला, इसमें निष्कर्ष की बात करें तो अरस्तु का राजनीतिक चिंतन नैतिक और राजनीति के बीच में एक सुदृढ़ संबंध को स्थापित करता है। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति और नैतिकता के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करी है अरस्तु ने अपने किसी सिद्धांत में, अरस्तु ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में। उनके विचार आज के भी शासन की नैतिकता, जिम्मेदारी और नागरिकों के जो कर्तव्य है उसको परिभाषित करने में काफी हद तक जो है वो मार्गदर्शित करते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि अरस्तु के जो विचार थे नैतिकता को लेकर वो काफी हद तक लोगों को आज भी ठीक लगते हैं, बट वही दास प्रथा वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो व्यक्तिगत अधिकारों का है उसको छोड़ दे तो हम ये बिल्कुल आज भी अच्छा माना जा सकता है। अगली बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार है उन सिद्धांत का गहनता से हम पहले विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। सबसे पहले लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार में जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी पहला नंबर। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर संपत्ति का अधिकार है जो मानव की प्रकृति से ही मनुष्य को प्राप्त हुए हैं। यानी मनुष्य की प्रकृति में सर्वदा थे वो, मनुष्य कोई भी मनुष्य उनसे वो अधिकार नहीं छीन सकता। ये अधिकार कैसे हैं? हस्तांतरणीय है, यानी इनको हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, राज्य कभी भी इसे छीन नहीं सकता। राज्य को भाई मनुष्य की अगर गरिमा को बनाए रखना है तो इसके लिए ये अधिकार मनुष्य से ना छीने। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। लॉक का मानना था कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था तो तर्कसंगत वो नैतिक था, परंतु संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने राज्य का निर्माण किया। मनुष्य ने बेसिकली राज्य यानी सरकार इसलिए बनाई ताकि एक तो उसकी सुरक्षा हो, दूसरा उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो, कोई भी ताकतवर व्यक्ति उससे उसकी संपत्ति ना छीन सके। और ये सारी की सारी बातें थी सामाजिक समझौता, इसीलिए ताकतवर व्यक्ति को क्या कर दिया गया, शासक मानने लग गए। और राज्य का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की प्रकृति, जो नागरिक है उनके जो स्वभाव है उसमें प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है।
राज्य का कार्य है, ना कि उसे राज्य को नियंत्रित करना या फिर व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित करने लग जाना, व्यक्ति से अपने मनचाहे काम करवाने लग जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपत्ति का अधिकार पर विशेष बल दिया है। लॉक ने संपत्ति को श्रम का परिणाम माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अगर कोई भी मेहनत करता है तो उसके परिणाम से जो भी उसकी सेविंग होती है उससे वो क्या करता है, संपत्ति खरीदता है। और उसका मानना है कि जो व्यक्ति भूमि पर श्रम करता है वही उसका वास्तविक स्वामी है। यानी बेसिकली जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद मालिक बने बैठे हैं लेकिन वो जमीन पर काम नहीं करते। इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना, इनका कहना था कि जो व्यक्ति आखिर जमीन पे काम कर रहा है वही उसका मालिक है। आलोचना, यह सिद्धांत औपनिवेशिक शोषण को वैध ठहराता है क्योंकि यह मूल निवासियों के अधिकार की उपेक्षा करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को उन संपत्ति के बारे में पता नहीं उनके लिए कितना कीमती है, लेकिन दूसरे लोगों को पता है। जैसे अंग्रेज भारत में आए या और जगहों पर गए, वहां से जो कीमती कीमती वृक्ष थे या और संसाधन थे उनको वो वहां से यूज कर करके लेके जा रहे थे। अब ऐसे में जो लोग सदियों से वहां रह रहे थे उनका उस पर अधिकार होना चाहिए, परंतु उनको उसकी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो उसको यूज नहीं कर रहे, दूसरे लोग यूज कर रहे हैं अगर उसका, तो वो उसके मालिक थोड़ी हो जाएंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, उसके पास थोड़ा सा मान के चलो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन पूंजी क्या कर दी, अपने घर बना दिए और उस पर किराए पे लगा दिए बहुत सारे घरों को उसने, और उसने कोई काम नहीं किया। वो चाहता है कि भाई ये पैसा जो है वो क्या हो कि भाई जो भी इससे मेरा किराया है तो मैं उसको अपने जीवन में यूज करूं, खाऊं, कमाऊं या दो पैसे बचाऊं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में कोई संपत्ति नहीं। अब संपत्ति उनके पास क्यों नहीं है, तो उसका रीजन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति या तो मेहनत नहीं करता था, या इसके उसके जो पूर्वज थे उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी जिसके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति छोड़ दे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसने मेहनत से खुद ही अर्जित की हो, खुद ही उसने रात दिन एक करके मेहनत करके कमाया। इसीलिए हम सबको एक तराजू से नहीं तौल सकते। अगला कहता है कि शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। लॉक का कहना है कि भाई हर एक व्यक्ति के पास में क्रांति का अधिकार होना चाहिए। जब शासक के खिलाफ उसको आना हो, यदि शासक ठीक ढंग से उसके लिए काम नहीं कर रहे, उसके प्राकृतिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो जनता को उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ संघर्ष करने की उसके पास में अधिकार होने चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो लॉक के विचारों ने अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है और फ्रांसीसी क्रांति जो है इसको प्रभावित किया है, और उसका मानना है कि आधुनिक समय में भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बन जाता है। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए। अगले जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी ही मिल जाए।